अब ये सवाल आपने पूछा है, इसी बहाने आपको अफगानिस्तान बता दें। अगला हेडिंग, इंडिया अफगानिस्तान। आपको हम याद दिला दें, अगर इंडिया अफगानिस्तान की बात करिए तो सीधी सी बात है, दुश्मन का दुश्मन वही अफगानिस्तान है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अफगानिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहला वही अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान क्या है? इंडिया पाकिस्तान के ही बताना बड़ा मुश्किल है। दे आर ब्रदर एनिमी। शशि थरूर ने इन्हें क्या कहा है? ब्रदर एनिमी। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन क्या है? नीचे है। दूसरा, और अगले आप जाएंगे, इंडिया अफगानिस्तान के संबंध क्या है? मित्रतापूर्ण। क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंध है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंध प्रतिकूल है, इंडिया अफगानिस्तान के साथ संबंध अनुकूल है, इंडिया पाकिस्तान के साथ संबंध प्रतिकूल है। यानी बात को सीधे कह दें, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान। इसलिए आप याद रखिए, इंडिया एंड अफगानिस्तान एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन बनता है। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ बड़ा ही स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन बनता है। तो सवाल यह है कि आखिर में ऐसा क्या है? अब अगर देखेंगे कि इसका मतलब है इंडिया अफगानिस्तान को देखना है तो पाकिस्तान और इंडिया को देखना पड़ेगा। अच्छा पाकिस्तान, अच्छा अफगानिस्तान में हम क्यों जाना चाहते हैं? अगर इंडिया अफगानिस्तान देखेंगे तो पाकिस्तान, ये यहां शुरुआत कर दीजिए। इंडिया अफगानिस्तान संबंध को शुरू करना तो हम यहां शुरू कर देंगे। अब दूसरा, देखेंगे कि इंडिया, व्हाट इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इन अफगानिस्तान? हम अफगानिस्तान में रह के क्या करना चाहते हैं, क्यों हैं? अच्छा बताइए, हम अफगानिस्तान में क्यों हैं? बिकॉज इंडिया इज अ मेजर पावर। आपको पूरा मोहल्ला जानता है या नहीं जानता? कौन जानता आपको? अगर मैं आपके गांव में जाऊं और आपका नाम पूछो, कोई बता ना पाए तो समझ लो कि आप भूटान हो। और अगर मैंने 2-3 गांव पहले आपका नाम पूछा, लोगों ने बता दिया, तो आप समझ लो इंडिया। इंडिया इज ए मेजर पावर, ये सच है। मैं आपको हॉस्टल में गया, अब मैंने पूछा भाई ऐसा कोई व्यक्ति रहता है? कोई नहीं रहता यार। तो इसका मतलब तो आप नारू हैं, किरीबाती, मार्शल आइलैंड। और मैंने 2-3 हॉस्टल पहले पूछा, भाई एवं कोई व्यक्ति रहता होगा? हाँ भाई रहता है। इसका मतलब क्या है? चाइना, इंडिया, यूएस। इंडिया इज मेजर पावर। तो ये बताइए, अगर मेजर पावर है तो हमारी उपस्थिति वेस्ट एशिया में है, हमारी उपस्थिति वेस्ट एशिया में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है,
तो सिंस इंडिया इज द मेजर पावर, अगर भारत एक महाशक्ति है तो भारत की उपस्थिति तो हर जगह है। तो भारत अफगानिस्तान में क्यों है? पाकिस्तान काउंटर करने के लिए। इंडिया इज देयर इन अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ इंडिया इज ए मेजर पावर। और अब देख लीजिए पूरे अफगानिस्तान के मैप के आसपास, अच्छा मैप हमने से दिखा कि मैप दिखाने को समय जाता है, लिखने में उसको एक रत्ती योगदान नहीं होता मैप में। क्या देख लेंगे 2000 में? आजकल गूगल है, हमने इसीलिए जानबूझ के नहीं किया। उसमें होता क्या है, बस लिखने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमें फॉर्मेट कैसा चाहिए, लिखने का या समझने का? एक बात याद रखिए, अफगानिस्तान के मैप को ध्यान से देखिए। अब कमाल की बात है, अफगानिस्तान के मैप को अब देखिए, उसमें आपको लगेगा इंडिया और चाइना दो ही उसके पास मेजर पावर है, बाकी ईरान छोटा राज्य है, क्षेत्रीय शक्ति है। पाकिस्तान क्षेत्रीय शक्ति है, पाकिस्तान क्षेत्रीय शक्ति, ईरान क्षेत्रीय शक्ति, मध्य एशिया उधर तजाकिस्तान, तजाकिस्तान दे आर द रीजनल पावर। ये बात इंटरेस्टिंग है। इंडिया इज ए मेजर पावर, और इंडिया इज मेजर पावर तो हम देखें ईस्ट अपना है, वेस्ट अपना है, तो एशिया में हमारा प्रभाव नहीं रहेगा? रहेगा रहेगा। लेकिन वाई अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? सेकंड, तो पहला इंडिया एक महाशक्ति है, और अगर इंडिया एक महाशक्ति है तो आप देखिए वाई अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए, क्योंकि अब देखेंगे सेंट्रल एशिया लैंड लॉक, और 2010 में हमने पॉलिसी बनाई कनेक्ट सेंट्रल एशिया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, दोस्त तो है लेकिन बस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसके यहाँ आप आ जा नहीं पा रहे हैं? दैट इज लाइक सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आना जाना ही मना है। पाकिस्तान दोस्तों यही है, पाकिस्तान ब्रदर एनिमी। पाकिस्तान हमें जाने नहीं दे रहा है दोस्तों, रास्ता रोक के बैठा हुआ है। रास्ता रोकना पाप है। नदी के किनारे आप बोलेंगे रास्ता तो रास्ता रोक रहा है यार, ये अजीब सी बात कर रहे हैं। इसलिए वाई बिकॉज मेजर पावर, वाई बिकॉज सेंट्रल एशिया। और अब देखेंगे अब सेंट्रल एशिया के देश 5 देश हैं, पांचों देशों में वाई वी नीड सेंट्रल एशिया, फिर वही व्यापार, एनर्जी, कैपेसिटी बिल्डिंग। सेंट्रल एशिया के देश पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे, एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन दे बिकेम सेपरेट। और सेंट्रल एशिया के देश भी अलगाववाद, आतंकवाद उससे पीड़ित हैं, इसलिए भारत की सहायता लेना चाहते हैं। भारत को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा होगा चाइना के पॉइंट में सेंट्रल एशिया भी है, रोड बेल्टिक परियोजना में, बिकॉज सेंट्रल एशिया इज रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। तो हमें सेंट्रल एशिया पे जाना है। ईस्ट में ये फायदा है, ईस्ट में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वेस्ट में आ रही है पाकिस्तान कारण। वाई अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वाई अफगानिस्तान, क्योंकि अब देखेंगे अगर पीओके हमारा होता तो अफगानिस्तान में सीधे पहुंचते, दैट इज स्ट्रेटेजिक पॉइंट। और पीओके की सीमा सीधे लगती है अफगानिस्तान से, इसलिए अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इट इज बॉर्डरिंग, बिकॉज कश्मीर इज बॉर्डरिंग विथ नॉट ओनली भाई पीओके की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, तो जो भी घटनाएं पीओके में होंगी दैट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अफगानिस्तान। इसलिए अब देखेंगे, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब देखिए हिस्ट्री का हम कैसे वर्तमान के लिए प्रयोग कर लेते हैं, बाकी तो हिस्ट्री हमें कहीं यूज होती नहीं, समझने के लिए यूज होती है। कश्मीर का मसला गड़बड़ का हुआ 1988 से। 1988 से टेररिज्म स्टार्ट इन कश्मीर। 1988 में ही रूस की सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा था, रूस की सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा था। और जब रूस की सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा था तो हराने वाले वही मुजाहिदीन थे जो रशियन सेनाओं को हराया। और बाद में कहां गए? इंडिया, कश्मीर। तो बाद में फिर वो कश्मीर आ गए। इसलिए कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया।
और कश्मीर में अगर आतंकवाद को रोकना है तो वी नीड अफगानिस्तान। देयर मस्ट बी स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। तीसरा, कश्मीर है और टेररिज्म। वाई वी नीड अफगानिस्तान? बिकॉज ऑफ टेररिज्म। क्योंकि अब देखेंगे पाकिस्तान तो आतंकवाद की एक बड़ी भीषण समस्या है जिससे कि पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। और अभी आपको बता दें, सितंबर 2001 के बाद से इंडिया अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने वाले सबसे बड़े देशों में है। सलमाबाद हमने बनाया। वेरियस कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कैरिड आउट बाय इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग। एक बात कही जाती है कि हमारा कुछ स्टेक है वहां पे। नाउ वी आर हैविंग स्टेक इन अफगानिस्तान, क्योंकि लगभग हमने $3 बिलियन की आर्थिक सहायता अफगानिस्तान को दी है। तो वहां पे हमने देलराम जारंग हाईवे, चाबहार पोर्ट, वही चाबहार पोर्ट फॉर एंटरिंग इनटू अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में हम क्यों रहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड लॉट इन अफगानिस्तान। $3 बिलियन भाई हमारा स्टेक तो है। अब मालिक हमने दुकानें खोल ली तो उसको छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे, तो हमारा स्टेक हो गया। और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान छोटा राज्य है, हमें तंग किया रहता कश्मीर पे। तो अब पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। और इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान अफगानिस्तान जो सीमा है, डूरन रेखा। अफगानिस्तान ने कहा भाई पाकिस्तान देखो, तुम डूरन रेखा फिर से खींचो। पाकिस्तान क्या बेकार की बात करता है? उनका हाँ खींचो यार पहले। हमने कहा हाँ बोलो बोल खींचो। पाकिस्तान कश्मीर पर दावा करके सीमा रेखा फिर से खींचने की बात कर रहा है, और अफगानिस्तान यही आरोप किस पे लगाता है? पाकिस्तान पे। और एक बात याद रखिए, अगर हम दोनों तरफ रहेंगे, हमारी सेनाएं अफगानिस्तान में भी और इंडिया में भी हैं, हमारा प्रेजेंस अफगानिस्तान में भी इंडिया में है, दबा नहीं देंगे पाकिस्तान को दोनों तरफ से। दैट इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान। बिकॉज वाई? बिकॉज अफगानिस्तान का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और अफगानिस्तान तो कहा जाता है इतना सेंट्री लोकेटेड है, और एक जमाना था ग्रेट गेम का, रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच इस पर नियंत्रण के लिए संघर्ष चलता था। अफगानिस्तान है तो लैंडलॉक, आबादी 2 करोड़ की है, लैंडलॉक है, लेकिन अगर इसको मैप में देखिए, इसका हर भाग एशिया से मिलता है। बस एशिया का एक पार्ट ऐसा है जो अफगानिस्तान से नहीं मिलता, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। वेस्ट एशिया ईरान, साउथ एशिया पाकिस्तान इंडिया, ईस्ट एशिया चाइना। It is very centrally located country. Therefore, great game is still going on. इसलिए हमें अफगानिस्तान की आवश्यकता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब सीधी सी बात है, भाई पाकिस्तान हमारे खिलाफ ऐसा काम कर रहा है तो हम साधु हैं, तो वहां से बैठ के चांप देंगे पाकिस्तान को कि उधर से भी इधर से भी। और इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया ने 3 वाणिज्यिक दूतावास अफगानिस्तान में खोल रखा है, इतना व्यापार हो रहा है। हमने कहा व्यापार कर रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा, अफगानिस्तान की बात अब देखिए। अफगानिस्तान ज्योग्राफिकली बिल्कुल पठार, कुछ होता नहीं, होता ड्राई फ्रूट्स और अफीम। अफीम उत्पादन करने नहीं दी जाती और ड्राई फ्रूट्स कोई बेच के अमीर नहीं बन पाएगा। लेकिन ड्राई फ्रूट्स की सबसे ज्यादा मार्केट उसका इंडिया में है। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन, पाकिस्तान के लोग ड्राई फ्रूट नहीं खाते भाई, वेजिटेरियन लोग ड्राई फ्रूट प्रेफर करते हैं। इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट अफगानिस्तान है। और आप याद रखिए, अफगानी ज्योग्राफी तो ऐसी है, अफगानियों का शारीरिक बनावट आप देखिए, एक अफगानी इज इक्वल टू 3 इंडियन, और ये पंजाब हरियाणा के। बाकी लोगों को 4-5-6-5 कूदना पड़ेगा उसमें। ये सब रॉकेट लॉन्चर कंधे पर लेकर दौड़ जाते हैं अफगानी। अफगानी या द मार्शल रेस, लड़ते ही रहे हैं, और 79 से लड़ रहे हैं, आज तक लड़ते रहे हैं।
और अफगानिस्तान में चले जाइए तो आपको दिखेगा कहीं टैंक छो, अफगानिस्तान आपको काबुल ऐसा दिखेगा जैसे आपके किसी डिस्ट्रिक्ट का तहसील हो, ऐसा काबुल है। बर्बाद दोस्त, एकदम से बर्बाद है। लेकिन हमारा संबंध बड़ा अच्छा अफगानिस्तान के साथ है, और हम बार बार अफगानिस्तान को बताते हैं कि अफगानिस्तान तुम्हें किसने पीटा। उनका हाँ भाई पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया। उनका इस बात को और जोर जोर कहा करो तुम। अच्छा, ये आप मजाक मान रहे होंगे, लेकिन सच आपको बताए वन साइड। अच्छा, एक बार अभी तो हमारे यहाँ अफगानी छात्र बहुत बड़ी मात्रा में, अफगानी छात्र, हमारा अभी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आई, सोचिए हमारा संबंध कैसा बढ़ रहा है। हम सबको क्रिकेट खेलना सिखा रहे। मालदीव, मैं क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेलो। क्रिकेट खेलेंगे तो आईपीएल में आएंगे, आईपीएल में आएंगे तो इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ेगा। तो अफगानी क्रिकेट टीम आई, उससे भारत ने रिकॉर्ड खूब बनाया, चौके छक्के का मार मार के एकदम से। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं सच्ची घटना की बता रहा हूं आपको। मैं अभी किसी हॉस्पिटल में दिल्ली में गया था, तो मैंने वहां पे अपोलो में तो देखा अफगानी व्यक्ति, वहां बहुत सारे अफगानी अफ्रीकी बहुत सारे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने अफगानी को, कद काठी से अफगानी अलग ही दिखता है। अब मैंने सोचा ऐसे में जरा बात करता हूं। अब बात कैसे किया है, अगर क्योंकि वह विदेशी आदमी है, उसके पता है सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहता था, मैं बात करना चाहता था। मैंने जुगाड़ कैसे हुआ, तो मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हो, दिल्ली से। अरे मैं तो जानता था अफगानिस्तान से आया हुआ है, लेकिन मैं क्या ले मैन बन के पूछो कि जिसको ये शक न होने पाया, हम लोग को सोचेगा ये भी पेशेंट, मैं भी पेशेंट। मैंने कहा दिल्ली से आए हो, उनका ना अफगानिस्तान से। हमको कहाँ है अफगानिस्तान, ये भाई वास्तविकता तभी वो आपको बताएगा। हम कहा अफगानिस्तान कहाँ है, कहा पाकिस्तान के उस पार। हम कहा अच्छा कितना दूर है, कहा 650 किलोमीटर। मैंने कहा पाकिस्तान आपके यहाँ से कितना है, उसने कहा 30 किलोमीटर। मैंने कहा माय गॉड, आप यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए पाकिस्तान नहीं गए। कहा पाकिस्तान शैतान है। दैट वाज द रिप्लाई ऑफ अफगानी। हो सकता है उसने झूठ बोला हो, आई एग्री दैट। ज्यादातर पाकिस्तानी अफगानियों का यही मत है कि पाकिस्तानियों को बर्बाद किया। और यो आप सरप्राइज करोगे कि मैं हिंदी में उससे बात कर रहा था। ये सारी हमारी हिंदी फिल्में देखते थे, और मोदी जब गए थे अफगानिस्तान तो उन्होंने कहा कि हमारे अफगानिस्तान के संबंध उतने पुराने जितने पुराने जंजीर 1973। जंजीर में शेर खान कहाँ का था, अफगानिस्तान का। तो काबुली वाला हमारे, अच्छा अफगानियों के दिमाग में भारत का बड़ा ही सकारात्मक परसेप्शन है कि इंडिया इज लैंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज। तो अफगानी खूब यहाँ पे आते हैं, इसलिए अब हमारा अफगानिस्तान के साथ संबंध है। अच्छा दूसरा देखिए, पाकिस्तान का स्टेक क्या है वहां, अगला हेडिंग, पाकिस्तान क्या चाहता है। क्या करें, दोस्तों मेरी शुभकामना है कि आप राष्ट्रपति भवन में बैठ के चाय पिए, बड़ी जगह में। ये छोटे मोटे चाय पीने क्या मतलब है, राष्ट्रपति भवन बैठ के पिए, 7 रेस कोर्स रोड में बैठ के पीजिए, वो सब। क्या लिखा आपने। अच्छा दूसरा, अब पाकिस्तान का अप्रोच क्या है अफगानिस्तान के प्रति। अच्छा बताइए, आपने बात सुनी होगी कि फॉरेन पॉलिसी में जैसे हर पेपर के सेकेंड पार्ट में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्यों, कारण आपको पता चल रहा है क्यों, एनालिसिस ज्यादा होती है। कोई पार्ट आप लिख के देख लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम में फॉरेन पॉलिसी में एनालिसिस ज्यादा होती है। इसमें अच्छा कुछ दो प्रकार के स्टूडेंट, कुछ लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट तगड़ा होता है, कुछ लोगों का एप्लीकेशन। अगर दोनों का बैलेंस आप बना गए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट हमेशा ज्यादा एनालिटिकल होता है, जहां ज्यादा डायमेंशन आएगा, और जो ज्यादा एनालिटिकल होगा उसमें सब लोग अच्छा नहीं लिख पाते। रटी रटाई बात तो है नहीं। अब पूछा गया मार्गेंथाउ का यथार्थवाद बताओ, कौन सा 6 प्रिंसिपल नहीं याद रखा है, रट के लिख ही दिया। उसमें इनोवेशन आप कितना करेंगे, लिमिटेशन है। यहां तो आप डायमेंशन ढूंढते चले जाइए।
अच्छा, पाकिस्तान क्या चाहता है? पहला, पाकिस्तान ये चाहता है इंडिया न रहे। पूरे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेस क्या है? एंटी इंडिया। इसलिए जिससे भारत दोस्ती करेगा पाकिस्तान उससे दूर करेगा, दूर होगा। जिसके साथ भी अब देखो, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया का मतलब है पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत में रहने ही नहीं देना चाहता, रहने नहीं देना चाहता। अब कारण ये है, पाकिस्तान कहना है कि इंडिया बलूचिस्तान में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि खुद कश्मीर प्रॉब्लम कर रहा है। और ये बात देख कितनी विजिबल है, कश्मीर को 370 हटाने पाकिस्तान का रिएक्शन अब देखिए। ऐसा लगता है जैसे उसको जमीन हमें छीन ली भाई, ऐसा तो हमला कर दिया, ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं। तो सवाल ये है, इसका मतलब है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ए स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान विच इज ऑलवेज अप्लाइड अगेंस्ट इंडिया। तो ये तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हमेशा से रही है, इसीलिए एंटी इंडिया अप्रोच पाकिस्तान रखता है। अब दूसरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में पहुंचकर कश्मीर को, पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो अपना रहा है, उसके लिए वो आधार किसको बनाता है? कश्मीर। तीसरा, वो अफगानिस्तान की पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहता है। वाई पाकिस्तान कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान? बिकॉज अफगानी कांट डिमांड ओवर द डूरंड लाइन। अफगानिस्तान शुड नेबर रेज द डिमांड ऑफ डूरंड लाइन, को डूरंड रेखा के फिर से की बात न करें, इसलिए वो मांगना करता है। चौथा, वाई पाकिस्तान वांट टू रिटेन अफगानिस्तान? बिकॉज ऑफ द बलूचिस्तान, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में जो अलगाववाद की प्रॉब्लम है, और बलूचिस्तान की सीमा किससे मिल रही है? अफगानिस्तान से। अब आपके उत्तर पे दूसरी बात आ गई, अब लेट्स मेजर पावर। इसलिए भारत अफगानिस्तान को लिखना है, तो आप देखेंगे अब इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान ने कई बार पाकिस्तान से कहा कि भाई हम भारत को हटा दे, तुम बताओ इतना असिस्टेंस हमें दोगे? पाकिस्तान का अपने लिए तो है, तुमको क्या देंगे हम? तो अफगानिस्तान ने कहा यार क्यों ऐसी बात करते हो? और एक बार तो अफगानी प्रेसिडेंट ने यहां तक कह दिया, अफगानिस्तान में रोज बम ब्लास्ट हो रहा है, इट इज तालिबान एंड तालिबान इज सपोर्टेड बाई पाकिस्तान। अब जरा सोच के देखिए कैसे मामला बिल्कुल मडल करके रखा हुआ है। और कहा जाता है पाकिस्तान, एक बार तो कुछ लोगों ने यह भी कह दिया पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर कहां चल रहा है? अफगानिस्तान में। लेकिन अब इसमें इस पूरे इक्वेशन में मेजर पावर कहां है और किसके साथ है, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, और कहा भी जाता है पाकिस्तान वांट टू अटेन स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाकर स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाए रखना चाहता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब है इन केस कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हो गया तो उसकी सेना अफगानिस्तान तक पिछड़ सकती है और वहां से वो ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान का ये लंबा गेम है, तो ये प्रॉब्लम है। यानी पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इज बिकॉज ऑफ एंटी इंडिया अप्रोच, ये इसका अप्रोच है। अब मेजर पावर के इंटरेस्ट क्या है? अब जरा देखिए महाशक्तियां इसमें कहां पे आती हैं? महाशक्ति क्या है? यूएस। अब देखिए फिर 3 लेवल पे एनालिसिस हो गई कि नहीं? कभी भी कोई दो देशों का संबंध है या दो ही देशों की बात लिख रहे हैं तो मामला फिर थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। हाँ, अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कैपेसिटी बिल्डिंग तब तो भाई ठीक है, कुछ लिखेंगे ही, ऐसी सामान्य बातें। और अब देखेंगे, लेकिन आईएएस में पेपर पोल साइंस कैसा आया था कि भारत के अफगानिस्तान में उपस्थित क्यों है? विकास
विकासशील देशों के कारण या महाशक्ति के दावे के दर्जे के कारण, इन विकासशील देशों का मतलब है हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग चला रहे हैं, अब अफगानिस्तान में केवल हम विकासशील देश होने के नाते उसकी सहायता कर रहे हैं? नहीं, ये तो आप जानते हैं कि मेजर पावर, राष्ट्रीय हित, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन पॉलिसी में। तो यहाँ पे यूएस, अब सवाल है कि यूएस की पॉलिसी समय समय बदलती रही है। अच्छा, ट्रंप ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि ट्रंप अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है, पहली बात। और दूसरा है कि ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि इंडिया को भी सैनिक भेजना चाहिए। और तीसरा, ट्रंप ने पहली बार ये बात कही थी कि पाकिस्तान इज अ मेजर कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान। अमेरिकन, क्योंकि सितंबर 2001 के बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? वॉर ऑन टेरर। अमेरिकन वे स्टार्टिंग वॉर ऑन टेरर, वो आतंक के खिलाफ युद्ध तो करते थे, लेकिन साथ किसको ले रखा था? पाकिस्तान को। दैट वाज ऑब्जेक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया ने कहा, अरे भाई, जिसको तुमने साथ ले रखा है वही तो प्रॉब्लम है। चोर चोर, जिससे तुम पहरेदारी करवा रहे हो वही तो चोर है। अमेरिका ने नहीं माना, ट्रंप ने बात कही, लेकिन ट्रंप वांट टू लीव अफगानिस्तान। अब देखिएगा, ट्रंप क्या करते हैं? ट्रंप को, अमेरिका को प्रॉब्लम किससे है? अमेरिका को प्रॉब्लम अल-कायदा से है, तालिबान से नहीं है। अमेरिका को प्रॉब्लम अल-कायदा से है। अच्छा, तालिबानी क्या है? छात्रों का एक आंदोलन था, इस्लामी छात्रों का मूवमेंट। तालिबान इस्लामी छात्रों के एक आंदोलन था, जिससे वो मानते थे कि इस्लाम के आधार पे समाज का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का प्रबंध होना चाहिए तालिबान, जबकि अल-कायदा तो एक आतंकवादी संगठन था। इसके अंतर के बावजूद आप देखेंगे दोनों के वैचारिक आधार एक जैसे हैं, टारगेट एक जैसा था। और लेकिन आप देखेंगे इंडिया ने कभी तालिबानी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। बिटवीन 96 से 2001 देयर वाज अ तालिबानी गवर्नमेंट, इंडिया ने कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अभी कंडीशन बदल रही, देखिए अब क्या हो रहा है। रसिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग तालिबान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। रसिया कह रहा है, भाई देखो, स्थायी बनाओ और तालिबानियों के साथ बातचीत कर लो और मामला सेटल कर लो। इन सवाल है, कहा जाता है तालिबान इज एन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान। सवाल तो ये होता है, तालिबान के साथ रसिया ना चाहता है, तालिबान, अमेरिका भी अभी कह रहा है तालिबान के साथ ही जाए। और आप जानते हैं जहां पे रसिया जाएगा, चाइना वहीं पे जाएगा। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, ईरान परंपरागत रूप में तालिबानियों के खिलाफ था, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों का झगड़ा है। ईरान के लिए तालिबान भी दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है। बड़ा दुश्मन कौन है? जब दो दुश्मन सामने आ जाए, छोटे दुश्मन को मिलाओ, बड़े दुश्मन को मारो, उसके बाद फिर इसको ठोको। दैट इज ए पॉलिटिक्स, दैट इज ए पॉलिटिक्स। इसीलिए आप देखेंगे रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ऐसी कंडीशन में यानी अमेरिका, रसिया, चाइना, ईरान सब अपनी अपनी सत्ता सेक रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तान में आज तक स्टेबिलिटी नहीं हो पाई। ये अफगानिस्तान के हितों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। अब सवाल ये है, इसमें इंडिया क्या करे? इंडिया के सामने सबसे क्रिटिकल मामला है, क्योंकि तालिबान के साथ हमने कभी बातचीत की नहीं, कभी उनको मान्यता दी नहीं, और नाउ तालिबान इज वेरी मच विलिंग टू कम इन द पावर। लेकिन अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखा होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान की कभी आलोचना भी नहीं की इधर 10 सालों में। तो पहला, हमारे लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है या कोई और? भाई फैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है या हसीना? बांग्लादेश आज कोई पार्टी में है, कल पावर में कोई और होगा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे याद रखिए, अफगानिस्तान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या किया? सॉफ्ट पावर। अभी तक इंडिया की स्ट्रेटजी क्या रही है? कैपेसिटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सॉफ्ट पावर। लेकिन
आप याद रखिए, हमें सीरीज ऑफ ऑप्शंस रखने चाहिए, और इसीलिए भारत भी तैयार है या तैयार हो सकता है। जब कई बार कहते हैं, जब अच्छा ये भी निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कई बार, जब क्लियर कट मामला ना हो तो वॉच एंड वेट, वेट एंड वॉच। भाई हम अगर कुछ सीधी बात न लिखना चाहें तो क्या कह देंगे, भारत सरकार अभी वॉच एंड वेट की पॉलिसी अपना रही है, वेट एंड वॉच, लेट्स सी व्हाट हैपन। ऊंट किस करवट बैठता है? अच्छा, कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या ऊंट किस करवट बैठेगा? इसलिए आप याद रखिए, ऑप्शन ये है कि हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ सकते, बाकी सभी विकल्प खुले रहेंगे। सारे विकल्प खुले होने चाहिए, एक या दो नहीं। यही आपका उत्तर है। आपको मैंने उत्तर भी दे दिया, अफगानिस्तान बता दिया। और आगे बढ़े, क्या करें? आगे बढ़े। अच्छा, किसी ने पूछा भी है कि अमेरिका के साथ समझौते में संसद की भूमिका बताइए। एक बार आपको याद रहे, फॉरेन पॉलिसी में संसद की भूमिका जैसी रहेगी। कभी पूछा जाए संसद भूमिका क्या है, विधि का निर्माण पहला, मुद्दे पर चर्चा करना दूसरा, सरकार को पैसे के, जो संसद के मूल काम है वही तो किसी भी विदेश हित में आएगा। तो संसद का मूल काम है विधि का निर्माण करना, किसी विषय पर चर्चा करना, देश को बताना, और उस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि को अनुमति देना। क्या करें? क्या कौन पूछ रहा है? 1 2 3। भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौते का ही नाम है 1 2 3, क्योंकि वो अमेरिका के परमाणु अधिनियम का क्लॉज 1 2 3 चेंज किया गया। उससे इसका लोकप्रिय नाम क्या हुआ? भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौते का नाम क्या है? 1 2 3। 1 2 का 4 नहीं है, 1 2 3। हाँ बताइए, तेजी से बोलिए। भारतीय मूल के लोगों की भूमिका भारत अमेरिका में लिख लीजिए। भाई डायस्पोरा, हम तो जीएस में डायस्पोरा पढ़ते भी हैं। अब बताइए, अगर आपसे पूछा है भारत अमेरिकी संबंध बढ़ाने में भारतीय मूल के लोगों की भूमिका, तो आपको याद दिला दें, भारतीय मूल के लोग तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों में पैसा दे रहे हैं, नंबर 1। इस समय सबसे बड़ी इकोनॉमिक कम्युनिटी अमेरिका की डायस्पोरा कौन है? भारतीय मूल के लोग। भारतीय मूल के लोगों की आय जो है, जो पैसा इनको मिलता है, अमेरिकन से 3 गुना है। भारतीय मूल में कौन है? सुंदर पिचई, सत्य नाडाल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, पेप्सी को इंदिरा नूई, इतने बड़े बड़े नाम है, रामनाथन कृष्णन। इसलिए ये पूरी लॉबिंग काम, जो सीनेट जो काम करती है, समझौते करती है, भारतीय मुल्क लोग पूरी लॉबिंग कर रहे हैं। अपने कमला हैरिस, कमला हैरिस, कौन? तुलसी, कौन? तुलसी गबार्ड। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है। यूएस और बॉबी जिंदल, ऐसे ऐसे भारतीय मूल के लोग हैं जो निश्चित तौर पर वहां लॉबिंग के रूप में काम कर रहे हैं। इनका भारत अमेरिकी संबंध में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। उसी का परिणाम है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट अमेरिका के साथ पहला, कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका का सपोर्ट दूसरा, भारत अमेरिका के बढ़ते सामरिक संबंध तीसरा। सारे उसी के परिणाम है। और वर्ष 2000 में जब बिल्लू भाई हमारी यात्रा पर आ रहे थे अमेरिका से, बिल्लू भाई मतलब बिल क्लिंटन, तो वो राजस्थान गए थे, नायला गांव। उसके बाद अमेरिका में रहने वाला एक हैदराबाद के एनआरआई, उसने कहा था कि आप जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे, आंध्रा के मुख्यमंत्री उस समय थे, और वो जाके वहां मिले, जबकि मुख्यमंत्री खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने आना चाहिए। दैट इज द राइजिंग पावर ऑफ इंडियन डायस्पोरा। और अब प्रीति पटेल, ब्रिटेन। और इसीलिए मुझे यकीन दोस्तों, आगे वाली दुनिया में दुनिया किसकी होगी? यकीन मानिए।
यानी अब जरा सोच के देखिए, क्यों क्यों भारत दुनिया का सबसे महान देश होगा? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उस अमेरिका में सबसे शक्तिशाली कम्युनिटी भारतीय, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कौन? इसे दोस्तों जनसंख्या बढ़ाइए, बहुत जरूरत है बाहर। अब बताइए, आपको क्या बताए? हाँ बताइए। नहीं, तालिबान आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन अब देखिए व्यवहार में भी हिंसा ही करते हैं। सिद्धांत के तौर पर ये विचारधारा है, छात्रों का समूह है, धर्म को मानने वाला एक समुदाय है, जैसे हमारे धार्मिक संप्रदाय है वैसे तालिबान है। लेकिन कुल मिला के विचारधारा तो कट्टरवादी की है, तो इसलिए थोड़ा नुकसानदेह है, और भारत के लिए बिल्कुल है। देखिए भारत के अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि तालिबानियों ने पहला हिंदी फिल्मों पर हमला किया, हिंदी फिल्मों सारे सिनेमा हॉल बंद करवा दिए, और तालिबानियों ने कहा कि महिलाओं का पूरा शरीर ऊपर से नीचे ढका होना चाहिए, और उसमें कई महिलाएं किसी पुरुष के साथ घूम रही थी, उनके नाक काट लिए गए। कई बार मैं मुखर्जी नगर में सोचता हूँ अगर वो आगे होते क्या होता दोस्तों। कितने लोगों की नाक कभी कट जाती है, तो मैं गिनना पड़ता है मुझे दोस्तों। तो अब उसे मलाला गोली मारी गई थी। तो तालिबानियों ने एक अलग तरीके से बढ़ाई। और एक बात याद रखिए, कट्टरवाद कहीं बढ़ेगा, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म में कट्टरवाद किसी भी तरफ से बढ़े वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तालिबानी क्या कहते हैं, इस्लाम होने का मतलब ये नहीं कि बात मानना, इसका मतलब भारत के लोग इस्लामी नहीं है, मतलब ये होता है। समस्या तब आती है, ये कहेंगे भाई इस्लाम होने का मतलब इन सब चीजों को मानना, जो सब चीज नहीं मानते इस्लाम के रास्ते से भटके हुए लोग हैं। अब कौन भटका हुआ है ये आज तक तय नहीं हो पाया। जैसे हमारे यहाँ कई लोग बजरंग दल के लोग कहते हैं बाकी सब भटके हुए हैं, जो जीन्स पहनने भटके हुए हैं। अरे यार हम बताएंगे भटके हुए, तुम बताओगे? तो हर जगह समस्या है। अगला है यूरोपियन यूनियन। क्या करे? क्या कुछ बोला क्या आपने? किसी ने कहा यूएस की समस्या अलकायदा से थी कि तालिबान क्यों हटाया, क्योंकि दोनों मिल गए थे, मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन दोनों मिल गए, और दोनों मिल गए तो डब्ल्यूटीसी उड़ गया, और डब्ल्यूटीसी उड़ गया तो अमेरिका नाराज हो गया, और अमेरिका नाराज हो गया तो हमला कर दिया। अगला है इंडिया यूरोपियन यूनियन। क्या है, क्या है? ये आपको 10 मिनट का ब्रेक दे दे? दस मिनट का ब्रेक? अच्छा 10 मिनट का मतलब एग्जैक्टली 10 मिनट, ठीक है 10। अब नहीं, केवल 10 मिनट का, तब तक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए पहला फेज है आदर्शवाद नैतिकतावाद का, आइडियलिज्म एंड मॉरलिटी। विदेश नीति का जो पहला फेज है दैट इज ऑफ आइडियलिज्म एंड द मॉरलिटी। आइडियलिज्म एंड नैतिकतावाद का पहला फेज है। तो दैट इज द नेहरूवियन फेज। फॉरेन पॉलिसी में जो पहला फेज होता है वो आदर्शवाद का था, नैतिकतावाद का था। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि नेहरू की पॉलिसी आदर्शवादी थी? मणिशंकर अय्यर जो कि मंत्री भी रहे और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, क्योंकि याद रखिए किसी भी देश की विदेश नीति कैसी होती है, जैसे बार बार हमने कहा कि फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी देश की विदेश नीति होती कैसी है?
उसके घरेलू मामलों का बाहरी परिणाम। तो फॉरेन पॉलिसी इन फैक्ट मीन्स एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑफ आवर इंटरनल नीड्स। इसका मतलब है भारत की विदेश नीति कैसी होगी, जैसा भारत का इतिहास होगा। भारत की विदेश नीति कैसी होगी, जैसा इसका भूभाग होगा। भारत की विदेश नीति ऐसी होगी जैसे इसकी इकोनॉमी होगी, कल्चर होगा। हाँ, ये बात अलग है कि फॉरेन पॉलिसी में आप जानते हैं कि केवल हमारी बातों को प्रभावित करने के साथ साथ क्षेत्र और विश्व का भी प्रभाव पड़ता है। तो देयर इज रीजनल इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट, वो भी विदेश नीति पर पड़ता है। तो इसे जब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो मणिशंकरिया ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जे बंदोपाध्याय, जे बंदोपाध्याय इज वेरी एक्सपर्ट नेम इन दैट डेवलपमेंट। तो अगर हम कहें भारत की विदेश नीति आदर्शवादी थी, आइडियलिज्म की तरफ थी, या आप ये कह लीजिए इट वॉज मोर टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड यूनिटी। और हम क्यों कहते हैं कि विदेश नीति आदर्शवादी थी, तो मणिशंकरिया ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। तो आप लिख सकते हैं पहला, जे बंदोपाध्याय जे बंदोपाध्याय ने भारतीय विदेश नीति को आदर्शवादी माना। फॉर जे बंदोपाध्याय इंडियन फॉरेन पॉलिसी वॉज मोर आइडियलिस्टिक। अच्छा, आप आदर्शवादी हैं या यथार्थवादी हैं? अच्छा, आप लोग, मैंने सुना अच्छा युवावस्था में लोग आदर्शवादी होते हैं, युवावस्था में यथार्थवादी होना सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन वास्तविकता की बात अगर देखी जाए तो वही नेहरू वॉज मॉरलिस्टिक, ही वॉज सपोर्टिंग फॉर पीस। और आप याद रखिए, पीस किसके साथ? पड़ोसी चाइना के साथ। बहुत बड़ी बात थी। चाइना इज ए मेजर पावर, वॉज ए मेजर पावर। कौटिल्य ने कहा था पड़ोसी शत्रु होता है, और अगर नेहरू को चीन शत्रु नहीं दिख रहा था, इट वॉज द हाइट ऑफ आइडियलिज्म। जबकि आप देखेंगे व्हेन चीन कैप्चर्ड ओवर तिब्बत, स्टिल नेहरू सेज दैट नो। तो अब बताइए, नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी थी या हमारी हिस्ट्री और कल्चर में ही आदर्शवाद है? तो मणिशंकरिया से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, कि एक बार उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि आपको क्या लगता है कि भारतीय विदेश नीति आदर्शवादी रही है? उन्होंने कहा नहीं, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आदर्शवाद। महात्मा गांधी इतने बड़े साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। अगर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन ही शांतिवादी था और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के द्वारा भारत को विजय दिला दी, इट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़े महत्व का विषय है। इसे वो कहते हैं व्हाई वर ब्लेमिंग नेहरू। दिस कल्चर वेरी मच स्टार्ट फ्रॉम अशोका। उसके बाद हमारे यहाँ अकबर भी आए तो शांति वाली बात ही करते चले गए। तो उसके महात्मा गांधी, नेहरू, इंटायर लेगेसी ऑफ पीस। और बात को इस तरीके से कहें, इसे लोग कहते हैं कि इंडिया वॉज लैकिंग द स्ट्रेटेजिक कल्चर। यानी विदेश हित में क्या मुद्दा था? शांति। क्या मुद्दा था? परमाणु हथियारों का विरोध। तो तमंचा रखना चाहिए, तमंचा का विरोध करना चाहिए। Therefore, India stood for nuclear free world। पूरी दुनिया से परमाणु हथियार हट जाए। हम इसके समर्थक थे, जबकि उस समय दुनिया में कोल्ड वार था। उस समय दुनिया में कोल्ड वार था, शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध में कोई न कोई पार्टनरशिप देख लेनी चाहिए थी। भाई स्ट्रेटेजिक विजन क्या कहता था कि जो शक्तिशाली हो, हमारी सुरक्षा गारंटी दे, उसके साथ बोले, कि बजाय कि अकेले झंडा लेकर निरंकारी बनना। और आप याद रखिए, इंडिया वाज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ निरंकारीज। व्हाट वाज नेम?
इट वॉज लाइक निरंकारी। नैम की पॉलिसी तो एक तरीके से निरंकारी वाली पॉलिसी थी कि हम दुनिया में शांति स्थापित कर देंगे। सवाल यह है कि साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध, यार इससे क्या मतलब है? सुरक्षा की मामला देखो, शक्ति मामला देखो, हथियार को आगे बढ़ाओ। और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, यानी वी वेयर फाइटिंग फॉर एंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। जब भारत को आजादी मिल गई तो किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई नेहरू जी बताओ, अब तो उद्देश्य पूरा हो गया? उनका पूरा कहाँ हुआ? लोगों का है, अब भारत आजाद हुआ, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरी दुनिया से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद हटा देना। ओ माय गॉड, दिस इज ऑब्जेक्टिव कि पूरी दुनिया से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद आप हटा दोगे, ये आपका उद्देश्य है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज इनिशियली इट वाज मॉरलिस्टिक। दूसरी बात देखेंगे, दूसरा, हम क्यों मॉरलिस्टिक थे? इंडिया ने नेटो और वारसा दोनों में किसी का चयन नहीं किया कोल्ड वार के समय। अब हमने न ही किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। इंडिया वॉज नॉट प्रेफरिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सामरिक संबंध हमने नहीं बनाया, और स्वाभाविक रूप में सामरिक संबंध किसके साथ बनाया जा सकता था? महाशक्तियों के साथ। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बजाय किस बात पे बल था? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद विरोध। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब या तो इधर होते या इधर होते, दैट वाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन वो हमने नहीं किया, और हमने नैम का फॉलो किया, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद विरोध किया। तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी में गलती थी? तो सवाल ये था कि, क्योंकि आप याद रखिए, नेहरू ने सैनिक संगठनों का विरोध किया। भारत का किसी महाशक्ति स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं हुई है। हाँ, आर्थिक रूप में हमने अमेरिका से भी सहायता ली, रशिया से भी सहायता ली। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ नैम कि हम किसी महाशक्ति के साथ जुटेंगे नहीं, कोल्ड वार का हिस्सा नहीं होंगे। तो सवाल है कि इसके बारे में क्या नेहरू ने, क्या वाकई नेहरू की, या हमारा इतिहास ही ऐसा था जो हमें सुरक्षा की दृष्टि, यथार्थवादी दृष्टि रोकता था? क्योंकि हमारे इतिहास में अशोक नहीं थे, कौटिल्य भी थे। तो सवाल है फॉरेन पॉलिसी पर अशोक का प्रभाव ज्यादा कैसे हो गया? अगला पॉइंट, एक स्कॉलर का हम कोट करें तो प्रोफेसर एमएस राजन, कि प्रोफेसर एमएस राजन का मत है कि भारत के द्वारा अपनाई गई प्रोफेसर एमएस राजन का मत है कि भारत द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्ष विदेश नीति के द्वारा India opted the policy of NAM. भारत के द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्ष विदेश नीति के द्वारा सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। India received economic assistance both from Soviet Union as well as from USA। और आप देखेंगे उस समय कोल्ड वार के वातावरण में चीन हो गया था यूएसएसआर के साथ, पाकिस्तान किसके साथ था? अमेरिका के साथ। तो इंडिया ने कहा कि हम अमेरिका और पाकिस्तान दोनों, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ होंगे, और ये कोई गलती नहीं थी, बट इट वाज स्ट्रेटेजिक मूव। जब दुनिया दो पार्टियों में बटी हुई थी, अगर सोच के देखिए, इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष की फॉरेन पॉलिसी में आलोचना कभी नहीं करते।
लेकिन इसमें दोहराई नहीं है कि देयर वाज लैकिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर। नेहरू नैतिकतावादी थे, आदर्शवादी थे, लेकिन नैतिकतावादी आदर्शवादी अपनाकर वो भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहते थे, राष्ट्रीय हितों के विरोधी नहीं थे। क्योंकि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, हमें हथियार चाहिए थे या आर्थिक विकास। और अब देखेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट चाइना से ज्यादा था टिल 1960s। ये तो चाइना से हम पिछड़े तो 70-80 के दशक के बाद से। तो नेहरू ने दोनों देशों के साथ, अब भाई सीधी सी बात है, आजादी के बाद अगर लोग हथियार के पीछे पड़ जाते, सुरक्षा के पीछे पड़ जाते, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पीछे पड़ जाते, तो भारत का आर्थिक विकास वो नहीं हो सकता था। एंड नेहरू वॉज ए वेरी विजनरी। अब अभी से आप आदर्शवाद कर लीजिए। इसे सवाल है कि राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का दो तरीका हो सकता है, एक आदर्शवादी, दूसरा यथार्थवादी। तो नेहरू आदर्शवादी थे, लेकिन राष्ट्रीय हितों के विरोधी नहीं थे। हाँ, अभी बात है कि गुटनिरपेक्ष नीति के अंतर्गत स्वतंत्र संबंध बनाया, सभी के साथ संबंध रखा। और एशिया अफ्रीका के साथ वो क्यों गए? क्योंकि उनको लगता था कि अगर पश्चिम की हेजेमनी को तोड़ना है तो हमारे पास संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और विकासशील देशों के पास संख्या ज्यादा थी। और ये कहा भी जाता है, अगर आप विकास करना चाहते हैं, पड़ोसी देश तो शांतिपूर्ण होने चाहिए, तभी तो आप विकास कर पाएंगे। इसे नेहरू की पॉलिसी थी। और कुछ लोग कहते हैं नो, देयर वाज अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर। अगला पॉइंट, हमने समर्थन बताया, आलोचना आ जाए तो आलोचना का पॉइंट है। अगला पॉइंट, जबकि आलोचक मानते हैं कि भारतीय विदेश नीति में सामरिक संस्कृति का अभाव था। देयर वॉज लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देयर वॉज लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। शांति की बात करना, हो सकता है कि कोई आपको बहुत असामान्य न लगे, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो शांति की बात कर रहे थे, वहां तो असामान्य नहीं था। कोई कोल्ड वार का माहौल था, दुनिया में हथियारों का संघर्ष था। वहां पर कोई बात शांति करेगा वो देखने में बड़ी अटपटी लगती थी, लेकिन नेहरू ने ऐसा किया। अब अगला, लेकिन नेहरू की ये आलोचना क्यों सही साबित हो गई कि देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया? और ये आलोचना क्यों सही साबित हुई? आलोचना सही साबित इसलिए हुई कि 1962 में चाइना ने भारत पे हमला किया। और जरा सोच के देखिए, कश्मीर मुद्दे को हम यूएन में लेके चले गए और तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया बिना उसके साथ बार्गेनिंग किए हुए। तो कई ऐसे मामले, आलोचक कहते हैं नहीं, देयर वाज लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर, सामरिक संस्कृति का अभाव था। तो और सबसे बड़ी समस्या आई 1962 में। अब एक ऐसे सीरीज ऑफ घटनाएं होती चली गई। 62 में इंडिया चाइना वॉर। इसे यथार्थवादी क्या कहते हैं? आपके शांति चाहने दुनिया में शांति नहीं हो जाएगी। अगला आदमी लड़ना चाहता है तो आप क्या करेंगे? शांति स्थापित करेंगे? नो। दूसरी बात, दोस्तों, हद तो तब हो गई जब चिंटू ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अगर आपको पता चले कि राजपाल यादव ने खली पर हमला कर दिया है, ये घटना आपको कैसी लगेगी? अरे पाकिस्तान जैसा छोटा देश हम पे हमला कर दे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी। चीन ने हमला कर दिया, और हमला नहीं कर दिया दोस्तों, हम हार गए। ये हमला चीन का था या भारत के मनोविज्ञान पर था? ये हमला भूभाग पर था या हमारी संप्रभुता पर था? ये हमला भूभाग पर था
ये एशिया अफ्रीका के नेतृत्व पे था, बहुत मामला था। और उसके बाद तो जो समीकरण है 1971 में यूएस, चाइना और पाकिस्तान ये तीनों इकट्ठे हो गए। तो सवाल है, चाइना समाजवादी होकर अमेरिका जैसे पूंजीवादी के साथ जा सकता था, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ, क्या कर रहे थे हम? और अमेरिका ने बार बार कहा है, नेहरू साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, और चीन को हम देख लेंगे, चीन से तुमको खतरा है। नेहरू कहा ना ना भाई भाई, चीन भाई, चीन भाई, भाई पहले भाई भाई, उसके बाद बाय बाय। मामला हो गया दोस्तों। तो अब बताइए, चीन अगर जा सकता था अमेरिका के साथ, तो ये मौके का फायदा हमने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, नैम, हम एशिया अफ्रीका की यूनिटी, यानी एशिया अफ्रीका यूनिटी, नैम, नैम लेकर क्या करते दोस्तों, लॉलीपॉप से। और जब 1962 में हमारे ऊपर हमला हुआ, तो नेहरू ने पूछा किसने, कौन सा भाई हमारा समर्थन करेगा? एक देश समर्थन करने नहीं आया, भूटान के अलावा। अब भूटान के समर्थन करने न करने दोनों का मतलब बराबर था। इसे याद रखिए दोस्तों, दुनिया में कोई साथ देता नहीं, इसे अपना हाथ जगन्नाथ। और कौटिल्य ने सीधे कहा था, अगर आप पावरफुल ना होइए, किसी पावरफुल से दोस्ती करिए, नहीं तो पिटना तय, पिट जाएंगे, उसके बाद फिर कोई साथ आएगा नहीं दोस्तों। और यही हुआ। अब बताइए, इतना समीकरण चेंज हुआ, अब तो भारत को बदलना ही था, अब तो बदलना था। अब भारत बदला कैसे? इसलिए विदेशन का दूसरा बड़ा, पहला आदर्शवाद, नैतिकतावाद। दूसरा, जब ये घटनाएं हुई तो अगला चेंज क्या हुआ, रियलिज्म इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब विदेश नीति में यथार्थवाद का विकास, आदर्शवाद नहीं है, नैतिकतावाद नहीं है, यथार्थवाद। नाउ रियलिज्म बिकेम द की ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति में यथार्थवाद का विकास। तो यथार्थवाद कैसे था? अब देखिए, अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बल दिया गया, और 1971 में इंडो रशियन ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इंदिरा गांधी ने यथार्थवाद की तरफ ध्यान कैसे दिया? इंडो रशियन ट्रीटी ऑफ पीस एंड, भारत रूस के बीच शांति और मित्रता की संधि। और एक बात याद रखिए, ये शांति और मित्रता की संधि है, सामरिक संधि, संधि सामरिक। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पहली बार हमने किसी महाशक्ति के साथ सामरिक समझौता किया था, इसके पहले नहीं। पहली बार हमने किसी महाशक्ति के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। और इस संधि में लिखा गया था कि दोनों पर किसी पर हमला होगा तो एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हम रोज सोवियत संघ क्या रक्षा कर पाते हैं? सोवियत संघ ने हमारा किया। तो सवाल यह है, 1971 का जब इंडो यूएसएसआर पीस एंड ट्रीटी हो गई, नैम के मेंबर रहे या नहीं रहे? नैम रहा या चला गया? रहा या चला गया? और सवाल यह है, यही काम पहले क्यों नहीं कर सकते थे? यही काम पहले क्यों नहीं चलते कर सकते? पिटने के बाद दिमाग आया दोस्तों। इसे याद रखिए,
इसे कहते हैं स्ट्रेटजिक कल्चर। आप दोस्त बना के रखिए, या तो खुद पावरफुल बनिए या पावरफुल के शरण में जाइए। अकेले चलते हुए वीर गति से प्राप्त करने से अच्छा है राष्ट्रीय हितों को बनाए रखिए। इसलिए कोई दोस्त ऐसा रखिए जो लड़ने भिड़ने मास्टर हो। ये नहीं ना हम अच्छा व्यक्ति हम ढूंढेंगे। अच्छा व्यक्ति जब कोई मारने आएगा तो जेब में हाथ डाल खड़ा हो जाएगा, बचा नहीं पाएगा आपको। दोस्त कैसा होना चाहिए? लड़ने मिलने वाला भी। अब देखिए 1971 में इंडो रशियन ट्रीटी हो गया। इट वॉज वेरी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, रियलिज्म। अब ये नहीं कि आदर्शवाद। और कि जब लोगों ने इंदिरा गांधी से पूछा, ये बताओ आपने नैम छोड़ दिया? उन्होंने किसने कहा छोड़ दिया? उनका ये संधि क्या है? उनका मित्रता किया। उनका नीचे लिखा क्या गया है? उनका नीचे देखने की क्या जरूरत है, ऊपर देखो। अच्छा दूसरी बात भी है, यही नहीं, एक बात याद रखिए, विदेशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए हम किसी भी कीमत तक, किसी भी हद तक जाएंगे। अब ये नहीं कि नैम, अरे नैम पार्ट था। जैसे कि मेरे गांव में दोस्त एक व्यक्ति थे, जब झगड़ा होता था जाते थे मध्यस्थता करने, खुद पीट के चले जाते थे। ऐसा तो मतलब होना नहीं चाहिए। इसे पावरफुल बनने का हो। इंदिरा गांधी ने सीरीज ऑफ एक्शन लिया। इंदिरा गांधी ने खुद ही कहा, मेरे पिता तो संत जैसे व्यक्ति थे नेहरू, और बच्चों के प्रेमी थे ही दोस्तों, बाकी और भी प्रेम बहुत सारे करते थे बच्चों। और सारे प्रेम को अंदर क्या? प्रकृति के प्रति, मानवता के प्रति। तो इसलिए इंडो रशियन ट्रीटी। और एक सच मानिए दोस्तों, नेहरू जैसा विजनरी व्यक्ति जो पैदा हुआ, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ होता, दक्षिण एशिया आदि समस्याओं से बच जाती। आज हम गरीबी, बीमारी, भूखमरी क्यों है? आर मरीज से सारा पैसा राफेल पे खर्च कर दे रहे हैं। अच्छा लगता राफेल की पूंछ पे बैठ के उड़ेंगे, लेकिन ना राफेल पे लोग खर्च करो दोस्तों, हमें क्या पता है। अच्छा दूसरा, इंदिरा गांधी ने दोस्तों 1971 में पाकिस्तान को ताबड़तोड़ तरीके से हराया, और नेहरू कश्मीर का मुद्दा ले गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में कि संयुक्त राष्ट्र सच्ची बात करेगा। सच्ची हुई, बल का प्रयोग करना ही पड़ा है। यही काम अगर आपने 48 में किया होता, पाकिस्तान बैकफुट पे होता। बैकफुट पे हम हो गए भाई। अगर झगड़ा ही था तो पूरा पीओ के कब्जा किया होता। पहले मारो उसके बाद बात करो। अब आ जाओ बात कर लो। याद रखिए, जब मारपीट के बाद जो पीटा होता है, बातचीत में भी डिफेंसिव होगा। इस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या है? अच्छा, जब दो जिलों में झगड़ा होता है, जो शक्तिशाली आदमी तो पूरे हाथ पांव चलाता है, और जो कमजोर है, भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा अरे किया नहीं, बाद में देखेंगे पहले। इसलिए 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। 62 का सदमा कुछ दूर हुआ, पूरा नहीं। जैसे हमने वेस्ट इंडीज को धोके थोड़ा वर्ल्ड कप वाली हार का गम थोड़ा कम किया है। इसे इंडिया ने पाकिस्तान को 71 में हराया, और 71 में हरा ना पाते अगर सोवियत संघ हमारे साथ ना होता। क्योंकि 71 में जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, अमेरिका 7वां जहाजी बड़ा डायरेक्ट चलाया। हमने तुरंत अपने दोस्त सोवियत संघ को फोन किया, भाई आ गया है। सोवियत संघ कौन आ गया है? हमने कहा अमेरिका अपना जहाजी बड़ा लेकर आ गया है। सोवियत संघ खिंचता, मैं आ रहा हूं। अमेरिकन का मैं जा रहा हूं। दैट वाज। और उधर अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल लेकर आ गया, वॉर रोका जाए। रसिया ने तुरंत वीटो किया। रशियन का द्विपक्षीय मामला है, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। रसिया के बिना वॉर जीत पाते या हार पाते? हार जाते। तो नैम ये क्या नैम, बेकार की बात है। इसलिए इंडिया पाकिस्तान, इंदिरा गांधी ने कहा और भी कुछ दिखे। इंदिरा गांधी ने हथियारों को आगे बढ़ाया, आम को आगे बढ़ाया। और इंदिरा गांधी ने कुछ और भी मुझे बताना है। लोग मैडम क्या बताना है? उनका ये भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब
उनका मतलब लिखो 1974। परमाणु हथियारों का शांतिपूर्ण परीक्षण। इंडिया एकमात्र देश था जिसने शांतिपूर्ण परीक्षण का दावा किया। अभी तक कोई परमाणु हथियारों का शांतिपूर्ण परीक्षण नहीं किया था। और परीक्षण के शांतिपूर्ण मतलब पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो भारत से पूछा गया, ये इंदिरा गांधी से पूछा गया, मैडम अभी तक तो लोगों ने परमाणु विस्फोट किया बम बनाने के लिए, अपने शांतिपूर्ण किया। इंदिरा गांधी का मैं शांतिपूर्ण महिला हूं, हर काम में शांतिपूर्ण। उनका ओ शांतिपूर्ण। अच्छा, हम जितना होशियार समझते दुनिया तो बेवकूफ थोड़ी थी, लेकिन हमने दिखा दिया। अच्छा, जब हमने परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने नेपाल भूटान को भड़का दिया। पाकिस्तान का भारत अब तुम्ही को मारेगा पहले इस बम से। वो हमारे पास है, उनका भाई सही में ऐसा करना चाहिए? यार बेकार है, तुम्हारे लिए बम जरूरत होती है। हमने समझाया दोस्तों। इसलिए शांतिपूर्ण परीक्षण 74, यानी भारत ने बता दिया कि हम परमाणु हथियार बना सकते हैं, लेकिन ये बताया बनाएंगे नहीं। अब ये भी मूर्खता थी, अरे बना ही लिए होते उस समय यार, उस समय बना लिए होते, 98 का लफड़ा ना हुआ होता। लेकिन पता चला कि शांतिवादी बनने की पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उसमें। अच्छा, चौथा, सेनाओं का आकार बढ़ाया गया है, सेनाओं को मॉडर्नाइज किया गया। यानी इंदिरा गांधी का ध्यान किस पे था? सिक्योरिटी एंड पावर पे, सुरक्षा, शक्ति। सिक्किम को धड़धड़ा के विलय कर दिया गया। चिन्ह का ये क्या हो रहा है? इंदिरा गांधी का देखो वही हो रहा है जो सिक्किम को विलय कर लिया गया दोस्तों। इंदिरा गांधी ने किस पे बल दिया? सिक्योरिटी पे, पावर पे। और जब फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी पावर बल दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? यथार्थवादी। इसलिए उन्होंने डिफेंस पर खूब बल दिया, डिफेंस को बढ़ाया, सेनाओं की संख्या को मॉडर्नाइज किया। जिससे आने वाले समय में भारत इस चुनौती का सामना कर पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, इंदिरा गांधी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैंने नैम को छोड़ दिया है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद छोड़ दिया है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस जिस तरीके से हम रूस के साथ गए, अमेरिका से उसी रूप में दूर होते चले गए। और हम रूस के साथ क्यों गए? क्योंकि 1971 में ही चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान मिल गए। हमें कोई ऐसा देश चाहिए था जो तीनों को इकट्ठे बैलेंस कर दे, और तीनों को इकट्ठे बैलेंस करने की क्षमता किसमें थी? रूस में थी। ये रूस में थी। तीनों इकट्ठे बैलेंस करने की क्षमता रसिया में थी, तो हमने ऐसी संधि की। इस वजह से इंदिरा गांधी ने यथार्थवादी पॉलिसी अपनाई। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में डिपार्चर था। वैसे अगर आप समानता की बात देखें, इंदिरा गांधी ने भी क्लेम किया, हमें समानता की बात उन्होंने भी क्लेम किया, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी एक जैसी थी। इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है कमांडिंग हाइट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर और मिक्स इकोनॉमी। समाजवाद की प्राथमिकता का सिद्धांत नेहरू में भी था, इंदिरा में था, बल्कि इंदिरा ने ज्यादा झुका दिया। कहा जाता है कि नेहरू की पॉलिसी ज्यादा बैलेंस थी, इकोनॉमिक मामले में भी और पॉलिटिकल मामले में। रसिया अमेरिका दोनों था। यहां पे क्या हो गया, जैसे जैसे रसिया के साथ हम गए, भारत अमेरिका संबंध, यूएस इंडिया संबंध लगातार नीचे आता चला गया। ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि यूएस और इंडिया में बड़ी हॉस्टिलिटी बन गई। ऐसा लगा जैसे भारत और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि हमारा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स ऐसी थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने समाजवाद अपनाया, और भारत और रूस के संबंध इतने आगे बढ़ गए कि कोल्ड वॉर में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन? रसिया। सबसे बड़ा डिफेंस की सप्लाई करने वाला कौन? रसिया। तो रसिया हमारा बहुत ही बड़ा दोस्त बन गया। रसिया बहुत बड़ा दोस्त बन गया। और जब 1977 में पहली बार जनता पार्टी सरकार आई, इट वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब कोई सरकार बदलती है तो हम ये देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में चेंज हुआ या नहीं हुआ। उसके बावजूद भी रसिया के साथ हमारे संबंध चेंज हुए नहीं, क्योंकि बात आप जानते हैं कि
विदेश नीति में रसिया हमारे लिए ज्यादा अनुकूल इसलिए था कि उसकी नीतियां साम्राज्यवादी नहीं थी, उसकी शर्तें कठोर नहीं थी, जबकि और उसके रिलेशन सबसे बड़ी बात चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं थे। तो रसिया के साथ हम आगे बढ़ गए। लेकिन अब देखेंगे दुनिया में 90 के बाद वो परिवर्तन हुआ जो शायद कल्पनातीत था। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी में रियल चेंज कहां हुआ? 91 पहला चेंज इंदिरा गांधी, उसके बाद इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। अच्छा, नेहरू इंदिरा गांधी के नाम में इसलिए जाता है कि 15-15 साल तक प्रधानमंत्री रहे, बड़े साल तक तो वही रहे। और नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो विदेश मंत्रालय के पास रहा करता था। नेहरू की विदेशी मामलों में बहुत इंटरेस्ट था। विदेशी मामलों, मैंने कहा विदेशी लोगों में नहीं, मामलों में था उनका। क्या करें? अच्छा, अगला अब देखेंगे दोस्तों, रियल चेंज क्या है? पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। अच्छा, इन दोनों में कहीं न कहीं फॉरेन पॉलिसी में आइडियोलॉजिकल था ही, समाजवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। अब 1991 में दुनिया में बड़ा चेंज हुआ। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स नहीं रही, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, वारसा विघटित हो गया, सैन्य संगठन चले गए, दुनिया यूनिपोलर हो गई। दुनिया यूनिपोलर हुई। अब दुनिया यूनिपोलर हो गई तो फॉरेन पॉलिसी में चेंज आएगा, और ऐसा चेंज आया जिसके पहले कभी नहीं था। कैसा चेंज आया 1991 के बाद? और चेंज ऐसा है दोस्तों, हमारा दोस्त सोवियत संघ भरभरा कर गिर गया। ऐसा गिरा दोस्तों, क्या करें? ऐसा गिरा जैसे कि फगुनिया पहाड़ से गिरी थी दोस्तों, तो माझी का दिल टूट गया था, याद रखिए। ऐसा सोवियत यूनियन गिरा। और 91 में हमारा दोस्त गया। दोस्तों, हमने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना रखी थी, बिल्कुल हमारी इकोनॉमी बर्बादी के कगार पे। पॉलिटिकल सिस्टम 89 में पहली बार ऐसी गठबंधन सरकार आ गई, अल्पमत की सरकार आ गई, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, और पूरे देश में मंदिर का आंदोलन, मंडल, मस्जिद, मंडल का मंडल। और दुनिया में इतना बड़ा चेंज हो रहा था, दुनिया में इतना बड़ा चेंज हो रहा था। इसे याद रखिए, एक तो चेंज होता है कि आप देख कर लीजिए, दूसरा है व्यवस्था पूर्वक कर लीजिए। हमने व्यवस्था में ज्यादा चेंज किया, पहल करके नहीं। चीन ने पहल करके चेंज किया। चीन ने सारा 79 में अपना लिया, जो हम 10 साल बाद अपना पाए वो व्यवस्था में। तो चेंज हुआ क्या? पहला, अब फॉरेन पॉलिसी में जियो पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण नहीं रहा। क्या हो गया? जियो इकोनॉमी, अर्थ का महत्व आ गया। नाउ जियो पॉलिटिक्स वॉज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, जियो इकोनॉमी बिकेम प्राइमरी। और जियो इकोनॉमी के प्राइमरी होने का मतलब यह है निवेश, व्यापार, नाउ द इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सब चीजें प्राथमिक आ गई। और इसलिए आपने देखा होगा नाउ फॉरेन पॉलिसी बिकेम डी आइडियोलॉजिकल। समाजवाद नहीं, साम्राज्यवाद नहीं, उपनिवेशवाद नहीं, बाजार, ट्रेड। नाउ फॉरेन पॉलिसी बिकेम डी आइडियोलॉजिकल। विचारधारा की, विदेश में विचारधारा का मत तो नहीं रहा। फॉरेन पॉलिसी वॉज नो लॉन्गर आइडियोलॉजिकल, ये डी आइडियोलॉजिकल हो गई। विदेश में विचारधारा के बजाय सुरक्षा। और डी आइडियोलॉजिकल का मतलब क्या है? इट बिकेम प्रैग्मेटिक। तो सवाल पूंजीवाद का और समाजवाद का नहीं है, सवाल यह है कॉस्ट बेनिफिट का, कि विच वन इज मोर बेनिफिशियल दैट वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर दैट। तो कॉस्ट बेनिफिट में अब हमने अपनाई बात प्रैग्मेटिक।
और इसीलिए अमेरिका के साथ संबंध बनाया। इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी गई। अमेरिका, जापान और प्रैग्मेटिक का परिणाम था 90 के बाद इजराइल के साथ भी संबंध बना लिए गए। इजराइल 90 के बाद बनाया। पहले क्या था? फिलिस्तीन, आइडियोलॉजिकल बेस, अरब राष्ट्रवाद। इज्म नहीं, इज्म नहीं। अगर कोई इज्म है, प्रैग्मेटिज्म, व्यवहार, यानी जिसे हम कहते हैं अवसरवाद। भाई जो राष्ट्रीय हितों को पूरा करे, राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाए, दैट इज ऑब्जेक्टिव फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी। बाकी चीज नहीं चलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद इसका मतलब है कि अगर तीसरी बात कहें तो फॉरेन पॉलिसी बिकम प्रोएक्टिव, पहलकारी हो गई। अब एक एक का एग्जाम्पल हम कैसे आपको बताएं कि एक एक चीजें कैसे आगे बढ़ी। जियो इकोनॉमी की प्राथमिकता कैसे दिखती है? लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखो की नीति, और इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशन। बाकी उसमें और भी आप इंडिया अफ्रीका के इकोनॉमिक रिलेशन। भाई इंडिया अफ्रीका रिलेशन पहले थे, 90 के बाद चेंज हुए। इंडिया रसिया। अब डी आइडियोलॉजिकल का मतलब है इजराइल, हम इजराइल के साथ भी संबंध बनाएंगे, और रसिया के साथ भी संबंध बना, लेकिन प्रैग्मेटिक रूप में। ये सब नहीं कि विचारधारा, समाजवाद नहीं, प्रैग्मेटिक। इजराइल के साथ भी संबंध बनाया, रसिया के साथ भी संबंध बनाया, और फिलिस्तीन के साथ जो संबंध था उसको खत्म नहीं किया। तो दैट इज डी आइडियोलॉजिकल। और प्रैग्मेटिक का मतलब है कि सभी के साथ संबंध हम बनाने की तरफ हैं। तो सभी के साथ संबंध का मतलब है कि यूएस के साथ भी रहेगा, रसिया के साथ भी रहेगा, चाइना के साथ भी रहेगा, सभी के साथ। मतलब एक के लिए किसी को छोड़ेंगे नहीं, दैट इज प्रैग्मेटिक। तो अब हमारा संबंध सभी के साथ होगा और अपने अपने आधारों पर होगा। और प्रैग्मेटिक क्यों, सॉरी प्रोएक्टिव क्यों? अच्छा, प्रोएक्टिव में अगर पॉइंट बताएं, प्रैग्मेटिक में ये होगा प्रोएक्टिव। अगर प्रोएक्टिव का पॉइंट बताएं, व्हाट इज प्रोएक्टिव? कनेक्ट सेंट्रल एशिया। तो बताइए, सेंट्रल एशिया हमारे पास आया, हम सेंट्रल एशिया के पास गए? हम गए। कनेक्ट सेंट्रल एशिया। उसके बाद फिर का फोकस अफ्रीका, यहां तक कि लैटिन अमेरिका। और आपको याद दिला दें, अफ्रीका लैटिन अमेरिका के साथ बिल्कुल एक ही रिलेशन, दोनों विकासशील देश हैं। लैटिन अमेरिका, ये सब और एक्टिव पॉलिसी थी कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया, फोकस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। ये प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी एग्जाम्पल है कि हमने आगे बढ़ के चीजों को आगे बढ़ाया। और तीसरी बात, अगला, इंडिया प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज ए मेजर पावर। भारत ने विकासशील देशों के साथ साथ अपने आप को एक मेजर पावर के रूप में प्रोजेक्ट किया। सी राजा मोहन ने, बड़ी बात इसमें लिख लीजिए, तो लिख लीजिए एक बात, कि सी राजा मोहन ने अच्छा एक बताइए, गुट निरपेक्षता की नीति रही या नहीं रही? कुछ लोग कहते हैं रही रही। तो सी राजा मोहन की बात आप देखिए। सी राजा मोहन का कहना है कि भारत ने
1998 में भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण के द्वारा एक लंबी छलांग लगाई। इट वॉज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन 1998। एक लंबी छलांग अंडरलाइन, भारत ने 98 में परमाणु परीक्षण करके एक लंबी छलांग लगाई। इट वॉज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और तीसरी दुनिया के नेता के बजाय स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में चित्रित किया। इंडिया प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज अ ग्रेट पावर और मेजर पावर rather than a leader of a name or third countries। तीसरी दुनिया के नेता के बजाय के रूप में अपने आप को कहां चित्रित किया? महाशक्ति रूप में। अगला, डी मेलोन ने MEOONE, डी मेलोन, जिन्होंने किताब लिखा है डज इंडियन एलिफेंट डांस। डी मेलोन ने कहा कि नेहरू के द्वारा बड़े बड़े सिद्धांत दिए गए, नेहरू प्रोपाउंडेड बिग आइडियाज, नेहरू के द्वारा बड़े बड़े सिद्धांत दिए गए, जबकि वर्तमान में भारत उन बड़े मंचों पर विद्यमान है। But now India is a part of the big forums in the world। अच्छा, भारत बड़े बड़े मंचों पर विद्यमान तो ही है, NSG की मेंबरशिप की बात चल रही है, बाकी MTCR के पार्ट हम हो ही गए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट G20, इंडिया इज पार्ट ऑफ G20 सिक्योरिटी काउंसिल में। और आप देखेंगे ब्रिक्स है, और दूसरा है जापान के साथ G4। यानी पहले हम किसके मेंबर थे? G77, अभी G20। पहले क्या है? एशिया अफ्रीका के नेता। दैट इज ए चेंज इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये चेंज है। लेकिन आप देखेंगे, और सबसे बड़ा चेंज 90 के बाद क्यों आया? क्योंकि वी हैव चेंज इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट चेंज देयर इज सम कंसिस्टेंट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। कुछ नियत चीजें हैं, जैसे कि पीसफुल पॉलिसी, अभी भी हम पीसफुल की बात करते हैं। इसका मतलब है आफ्टर 90 आर्थिक कंसर्न भी था और सुरक्षा के भी कंसर्न थे, इसलिए तो 1998 में परमाणु परीक्षण किया। एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे तो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी रही या चली गई? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लिख लीजिए। नेहरू की विदेश नीति के दो मूल आधार थे। Even there were two fundamental bases of Nehruvian foreign policy। नेहरू के विदेश नीति के दो मूल आधार थे। इसमें पहला मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। There were two fundamental bases of Nehruvian foreign policy। पहला मिक्स इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, एंड सेकेंड, और दूसरा परमाणु हथियारों का विरोध, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड
he want to attain the nuclear free world. और अभी आप देखेंगे दोनों चीजें बदल गई. Now we have opted for liberalized economy पहला, और India is now a nuclear weapon state after 1998. और हमने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया. और आज आप देखेंगे, और नेहरूवन फॉरेन पॉलिसी नेवर एम्फेसाइज ओवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो अगला पॉइंट, ये दोनों चेंज हो गया. अगला, और गुट निरपेक्ष विदेश नीति में सामरिक संबंधों पर बल नहीं दिया गया था. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप was not the concern. गुट निरपेक्ष विदेश नीति में सामरिक संबंधों पर बल नहीं दिया गया था, जबकि वर्तमान में सामरिक संबंध प्राथमिक हो गए हैं. लेकिन आप ये बताइए, अभी ठीक है नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में चेंज हुआ, क्या नेहरू होते तो चेंज नहीं करते? इस आधार पे ये कहना कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी मीनिंगलेस है, नहीं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं. जब हम कोई भी चेंज की बात करते हैं तो चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. क्योंकि जो रीजनल और ग्लोबल कंडीशन हुई उसमें तो चेंज होना बड़ा स्वाभाविक सा था. तो ये कहने का मतलब नहीं कि हमने लिबरलाइज इकोनॉमी अपना ली तो जो आजादी के बाद की इकोनॉमी थी वो खराब थी. एट दैट टाइम कंडीशन आर डिफरेंट, प्रेजेंटली कंडीशन आर डिफरेंट. लेकिन आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में चेंज तो है, चेंज तो है. तो अभी आप देखेंगे चीजें चेंज हुई 90 के बाद. इट बिकेम वेरी प्रैग्मेटिक, द आइडियोलॉजिकल और प्रोएक्टिव, और मेजर पावर का स्टेटस इंडिया ने आगे बढ़ाया. तो सवाल है कि वर्तमान सरकार ने क्या चेंज किया? आपने देखा होगा इन देशों के साथ हम देशों के नाम, ये तो मुद्दे हो गए. जब तक हम देशों के नाम नहीं लिखेंगे तो बात बनेगी नहीं. और सारे देशों के साथ तो हमने संबंध आपको बता दिए, तो उसको फिर इसके साथ जोड़ेंगे, यही तो मामला बनेगा. तो चीजें ओवरलैप करते हैं, यहां से पढ़िए, उधर से पढ़िए, इधर जोड़िए. लेकिन अगला, वर्तमान सरकार ने क्या चेंज किया? अगला हेडिंग है कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी क्या है. तो देखिए, सही मायने में अगर आपको हम कहें कि व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मोदी, तो सवाल फिर ये होना चाहिए कि क्या वाकई सरकार बदलने से विदेश नीति बदलती है या राष्ट्रीय हितों के अनुसार विदेश नीति चलती है? तो सरकार बदलने से न ज्योग्राफी बदलती है, न टेक्नोलॉजी, न इकोनॉमी. तो हाउ वी कैन इमेजिन दैट merely a change of government can change in foreign policy? सरकार के बदलाव से विदेश नीति में कैसे बदलाव आ सकता है? ये बात तो समझ से परे है. लेकिन अब देखिए, लेकिन खास बात है 89 से लेकर 2014 तक हमारे यहाँ गठबंधन सरकारें थी. गठबंधन सरकारों का प्रभाव फॉरेन पॉलिसी पे भी आता है. अच्छा, संघीय शासन का प्रभाव फॉरेन पॉलिसी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कैसे? क्या राज्यों के, तो श्रीलंका के साथ डील करने में तमिलनाडु का फैक्टर आता है, नहीं आता है? आएगा. ये गठबंधन सरकार रहेगी, नेता कमजोर होगा, हर साल नेता बदलेगा, तो आप चीजें डील नहीं कर पाएंगे, पार्लियामेंट से कोई चीज पास नहीं करा पाएंगे. इसलिए तो भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौते करने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी. तो देयरफॉर दिस गवर्नमेंट स्टेबल. और नेहरू के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 टर्म का कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई दोबारा लगातार बहुमत के साथ 5 साल में आया हो. तो चेंज है. इसी फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया है. सबसे बड़ा चेंज आप देखेंगे एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना, एक्सपर्ट को, दैट इज लेटरल एंट्री. आप देखेंगे मोदी में क्या चेंज है. ये सब तो अभी भी है.
इन सब में चेंज नहीं है। चेंज क्या है? पहला, क्योंकि अच्छा चेंज दो होता है, एक तो होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अगर आप देखेंगे कि मोदी के फॉरेन पॉलिसी में मात्रात्मक परिवर्तन है या गुणात्मक? मात्रात्मक। गुणात्मक परिवर्तन 90 के बाद हुआ। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब आदर्शवाद से यथार्थवाद हो जाना, यथार्थवाद से आदर्श हो जाना। जैसे क्वालिटेटिव चेंज का मतलब दूध से दही हो जाना। अच्छा, हिंदी फिल्मों में आप देखेंगे अंतर मात्रात्मक होता है गुणात्मक? हिंदी फिल्मों के बीच अंतर क्या है? मात्रात्मक। हर फिल्म में लव स्टोरी होगी, अब लव किसके बीच होगा यही तय करना है। क्वालिटी तो एक ही है, क्वांटिटी अलग अलग है। अच्छा, तो मोदी की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज है? पहला, डिफिसिट डिलीवरी को दूर करना। ये भारत की विदेश नीति की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो क्या है डिफिसिट डिलीवरी? वादा कर दिया, पूरा किया ही नहीं। डिफिसिट डिलीवरी को पूरा करना, जैसे अब उसमें अब देशों का नाम आप जरूर लिखेंगे जिसके साथ अगर हमने वियतनाम को कहा कि $50 मिलियन देंगे, तुरंत दिया। कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को टाइमली पूरा करने की बात की। लूक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में चेंज करना क्या है? इसी डिफिसिट डिलीवरी को दूर करना है। डिफिसिट डिलीवरी का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा किए गए वादों को सही समय पर पूरा करना, परियोजनाओं को सही समय पर क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना तो लिया, कब पूरा कर पाएंगे? टाइम नहीं है। चाइना को देखिए, चाइना ने कहा काठमांडू में रेल लाइन लाएंगे, तो ये ईयर है या डेट है? दैट इज मोदी के साथ सबसे बड़ी बात है कि वी आर करेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफिसिट डिलीवरी, पहली बात है। दूसरा, पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट नहीं रहा, मल्टी अलाइनमेंट। तो अब डिफिसिट डिलीवरी की बात आप कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ देशों के नाम तो आप लिख दीजिए कि जैसे वियतनाम के साथ हमने समझौता किया, या कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में। ऑल एग्जाम्पल्स आर द करेक्शन ऑफ डिफिसिट डिलीवरी। मल्टी अलाइनमेंट क्या है? SCO, जे, क्वाड, इंडो पैसिफिक, मल्टी अलाइनमेंट। या इशू बेस्ड अलाइनमेंट। तो अब वो चीजें देखिए, नॉन अलाइनमेंट वाला पॉलिसी तो नहीं रही, अब हमारी चीजें सैद्धांतिक न होकर सामरिक रूप में जा रही हैं आगे। द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। और आप देखेंगे मोर एसर्टिव फॉरेन पॉलिसी। एसर्टिव का मतलब है कि अपने हितों के प्रति ज्यादा जागरूक होना। एक व्यक्ति होता है संकोची। एसर्टिव, एसर्टिव फॉरेन पॉलिसी का मतलब है, अब इसमें भी एग्जाम्पल आप लिखेंगे। एसर्टिव कैसे? डोकलांग पे चीन को रोका, रसिया को भी आगे बढ़ाया, और अमेरिका के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया। इसका मतलब है हर देश के साथ अपने हितों के आधार पर संबंध आगे बढ़ रहा है। चाइना को डोकलाम पे रोक दिया दोस्तों। ऐसा नहीं चाइना के साथ वी आर, तो थोड़ा सा मुखर विदेश नीति, असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। रसिया को साथ रखा, अमेरिका को साथ। और अब देखेंगे अगला, कल्चरल डिप्लोमेसी को बहुत आगे बढ़ाना। भाई इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी यानी सॉफ्ट पावर को प्रमोट करना।
योगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, बुद्धिस्ट सम्मेलन, इंडिया की डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना, डायस्पोरा की पॉलिसी क्या है? कल्चर को आगे बढ़ाना। तो आप देखेंगे डायस्पोरा को बहुत ही ध्यान में रखा गया है। और अगर देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट, गुजरात डॉक्ट्रिन को नए तरीके से क्या कहा गया है? पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट। अब उसमें क्या एग्जाम्पल देंगे? उसमें एग्जाम्पल क्या देंगे? क्या? मालदीव और श्रीलंका की यात्रा, पहली बार भूटान की यात्रा, इस बार मालदीव श्रीलंका की यात्रा, नेबरहुड फर्स्ट। और सबसे बड़ी बात होती है कि फॉरेन पॉलिसी इज वेरी मच डायनेमिक और यात्राएं बहुत की जा रही हैं। अब देखेंगे कि मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी बल है, तो प्रधानमंत्री की यात्राएं विजिबल होती हैं और हर जगह जैसे कहा जाता है कि डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी, जहां जहां प्रॉब्लम थी, डिफिसिट डिलीवरी में भी कह सकते हैं, ईस्ट अफ्रीका प्रॉब्लम थी, उधर यात्रा बढ़ा दी गई, उधर ईस्ट यूरोप प्रॉब्लम था, उधर यात्रा बढ़ा दी गई, इजराइल के साथ संबंध आगे बढ़ाया गया, डीहाइफिनेशन किया गया। और आप देखेंगे उधर यूएई के साथ, उधर इजराइल के साथ, इट्स मोर प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। इसलिए अभी विदेश नीति ज्यादा सक्रिय है कि सरकार स्थायी है और नेतृत्व शक्तिशाली है। ये फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट। अब इससे मोदी की फॉरेन पॉलिसी, सी राजा मोहन ने लिखा है किताब, तो सी राजा मोहन तो उनका मोदी वे ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो वो तो इसी बात को यथार्थवादी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं न कहीं एस जयशंकर उसी श्रेणी के हैं, के सुब्रमण्यम वाज ए फेमस सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उसी बात को करते हैं। आज के लिए इतना ही। क्या करें? अच्छा, अब आईआर में कुछ बच रहा है? क्या बच रहा है? क्या? कंपैरेटिव ना। हाँ, तो अब लैटिन अमेरिका 5 मिनट का है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तो, और अगर अच्छा कंपैरेटिव, तो अब अगले संडे को आ जाइए, अगले संडे को हो जाएगा। तो अगले संडे को आप 10 बजे आ जाइए, 10 बजे। क्या करें? पेपर है? किसका पेपर है? कोई बात नहीं, जो अगर संडे को नहीं आ पाएंगे उनके लिए कुछ और अरेंज कर देंगे, तो जो है कम से कम वो खाली हो जाए, जगह पेपर है कुछ अगली बार देख लेंगे उनके लिए। अगले संडे को आ जाइए, खत्म कर दो अगले संडे।